नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कौन कौन से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं। तो अभी तक भारतीय संविधान में प्रीएम्बल को लेकर के सिर्फ अभी तक एक ही संशोधन हुए हैं जो कि 42वां संविधान संशोधन है, और इस संशोधन में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। बाकी अभी तक भारतीय संविधान में प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। चलिए बताइए, बेसिक एक बेहद महत्वपूर्ण इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है, और किस केस में यह बताया गया था कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है, और किस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बताया गया था कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो पहला जो जजमेंट था 1956 का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इन रे बेरुबाड़ी का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है। बाकी वही केशवानंद भारती का केस जो था 1973 का, उस केस में जस्टिस सीकरी ने बहुत ही क्लियरली ये बताया था कि मतलब भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है, अगर भारतीय संविधान सभा पार्लियामेंट को कभी भी भारत का संविधान अमेंडमेंट करना होगा तो सबसे पहले प्रीएम्बल को उसको पिक्चर में रख के ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में क्लियरली कहा गया था कि भारतीय संविधान में प्रीएम्बल ना कि पार्ट है बल्कि एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच केस अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट टू द इफेक्ट वेयर सच एन अमेंडमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो आर्टिकल 54, 55, 73, 164 और आर्टिकल 241। ऑप्शन 2 क्या है? एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ऑप्शन 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। एंड ऑप्शन 4 प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्ट 12 चैप्टर 1। तो करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय संविधान में जब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाएगा तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं जहां पर 2/3 बहुमत के साथ साथ यानी 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ में आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन होना जरूरी है। तो ऑप्शन 1 54, 55, 73, 162 और आर्टिकल 241 का जब अमेंडमेंट करना होगा तो संसद को आधे से अधिक राज्यों का रेक्टिफिकेशन जरूरी होगा। और एनी ऑफ द लिस्ट यानी कि 7वीं सूची में जब अमेंडमेंट करना होगा तो वहां पर भी आपको आधे से अधिक राज्यों का रेक्टिफिकेशन जरूरी है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इन तीनों केस में भारत के संविधान में जब पार्लियामेंट अमेंड करेगा तो इन तीनों प्रोविजन के लिए आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 54 एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लॉ अब्यूजिंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ए नलिटी, इट ओनली रिमेन्स इनऑपरेटिव टिल द शैडो ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉल ओवर इट, दिस डॉक्ट्रिन इज नोन एज। अगर कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और वैसे लॉ भारतीय संविधान के कुछ हिस्से को अगर इनऑपरेटिव करते हैं, अगर उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो उस हिस्से तक भारत के संविधान का जो भाग हिस्से में आएगा वो उस हिस्से तक इनऑपरेटिव होगा। तो इस डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ऑप्शन 3 डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड ऑप्शन 4 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। तो करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए किस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को प्रोपाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन 2 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन 3 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड ऑप्शन 4 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड।
तो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 24 से 28 तक है, वो भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। बट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 39A में बताया गया है। तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन ये फंडामेंटल राइट्स में कवर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1, 2, 3 ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओनली 4 इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। बाकी तीनों के तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एज एन एंटीथेसिस of arbitrariness and was propounded firstly by the Supreme Court in which one of the following case। तो राइट टू इक्वलिटी का बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसी केस में ये बताया गया था कि द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एज एन एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रीनेस वाज प्रोपाउंडेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provisions with regard to administration of tribal areas of some states had been made। तो 6th जो शेड्यूल है आपका 6वीं अनुसूची है, उसमें जो प्रोविजन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, तो कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है? तो ऑप्शन 1 मेघालय शामिल है, ऑप्शन 2 मिजोरम भी शामिल है, ऑप्शन 3 त्रिपुरा भी शामिल है, बट ऑप्शन 4 मणिपुर इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर 6th शेड्यूल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 17 किससे रिलेट करता है? ऑप्शन 1 एजुकेशन, ऑप्शन 2 हेल्थ, ऑप्शन 3 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑप्शन 4 फूड गारंटी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में कवर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। बाय ए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेर एम्पावर्ड टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन सर्विस मैटर। द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड। ऑप्शन 2 इनवैलिड इफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 3 वैलिड and option 4 valid even if the powers of the other courts are abstract। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन द्वारा लॉ बना करके ये डिक्लेयर कर देता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल हैं, तो उस समय वो जो लॉ होगा उसका क्या इफेक्टिविटी होगा? तो लेजिस्लेशन इज क्या होगा? इनवैलिड होगा या फिर वैलिड होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जब पार्लियामेंट लेजिस्लेशन पारित करके अगर कोई लॉ बना देता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करता है फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट हमारे राइट्स को फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराता है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही कोई लेजिस्लेशन पारित कर दिया जाए पार्लियामेंट से, तो वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इन्फोर्सेबल का जो पावर होगा वो वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा? तो ऑप्शन 3 कहता है कि वैलिड होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज इंश्राइंड, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट किस आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 45, ऑप्शन 2 आर्टिकल 46, ऑप्शन 3 आर्टिकल 47 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 48। तो करेक्ट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 48A में यह दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 45 में क्या है? तो आर्टिकल 45 हमारा डील करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से। आर्टिकल 46 क्या है? तो SC ST और जो वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन का जो प्रावधान दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को जो SC ST और वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती हैं। आर्टिकल 47 क्या है? तो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्राइंड अंडर आर्टिकल 51A डज नॉट इंक्लूड द ड्यूटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी में कौन इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन 1 टू अपहोल्ड
एंड प्रोटेक्ट सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन 2, टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये भी एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन 3, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ ए कंपोजिट कल्चर, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। बट क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये बेसिकली आर्टिकल 49 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है कि टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी तीनों के तीनों फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज सब्जेक्ट ऑफ व्हिच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि सीआरपीसी जो हमारा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट में आता है। ऑप्शन 1 सेंट्रल लिस्ट, ऑप्शन 2 स्टेट लिस्ट एंड ऑप्शन 3 कंकरेंट लिस्ट एंड ऑप्शन 4 रेजिडुअल लिस्ट। तो बेसिकली शेड्यूल आपका 7 ये बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि देयर शैल बी ए लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट होगा और उस लिस्ट में क्या क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो उसको सेंट्रल लिस्ट दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी उसके लिए स्टेट लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, और कंकरेंट लिस्ट दिया गया है जिसमें राज्य सरकारें और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। तो आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इस पे सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कंकरेंट लिस्ट, यानी कि सीआरपीसी आपका कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, द प्रेसिडेंट रिजाइनेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट हु शैल फोर्थ विथ द सेम टू द, यानी कि जब प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो किसको राष्ट्रपति का रिजाइनेशन सबमिट करेगा। ऑप्शन 1 द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन 4 स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि राष्ट्रपति जब अपना रिजाइनेशन उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति तुरंत ही उसको स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसका रिजाइनेशन सबमिट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोविजंस द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट नॉट ऑन द advice of the Union Councils of Minister but on the advice of the same other constitutional authority। ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 103 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 217 क्लॉज 3, ऑप्शन 2 आर्टिकल 256 एंड आर्टिकल 72, ऑप्शन 3 आर्टिकल 356 एंड 103(1) एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 273 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 356। तो क्वेश्चन ये कहता है कि मतलब प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट, यानी कि ऐसे कौन से दो प्रोविजन बताए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर राष्ट्रपति काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस नहीं मांगेगा बल्कि दूसरे जो अदर अथॉरिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी हैं उनसे उनका एड एंड एडवाइस मांगेगा। तो आर्टिकल 103(1) क्या कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि इलेक्शन उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो उनके बारे में अगर उसको पूछना होगा तो राष्ट्रपति किससे पूछेगा, तो इलेक्शन कमीशन से वो कंसल्ट करेगा। और आर्टिकल 217 क्लॉज 3 प्रोवाइड कराता है कि जब जज ऑफ ए हाई कोर्ट, जब किसी हाई कोर्ट के जज का क्वेश्चंस अगर डिस्प्यूट में होगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, ना कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी अदर मैटर में वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेगा, उसके बाद ही वो जो कोई फॉर्मेलिटी होगी वो आगे फुलफिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किस आर्टिकल में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट होंगे वो भारत देश के हर एक कोर्ट्स में वो इन्फोर्सेबल कराए जा सकेंगे, वो अप्लाई करेंगे। ऑप्शन 1 आर्टिकल 140, ऑप्शन 2 आर्टिकल 141 एंड ऑप्शन 3 आर्टिकल 142 एंड ऑप्शन 3 आर्टिकल 143। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्टिकल 141 ये प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोई भी जजमेंट होंगे, डिसीजंस होंगे, वो भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह अप्लाई किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर के ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट गेव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया है? शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन 3 गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड ऑप्शन 4 सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। बेसिकली भारत की आजादी के बाद जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और 9वीं सूची जोड़ी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारे बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट आए थे। तो उसमें से एक जजमेंट था गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट में यह था कि जो शंकरी प्रसाद का जजमेंट था और साथ में सज्जन सिंह का जो जजमेंट था, उन दोनों जजमेंट को गोलकनाथ केस में उलट दिया गया। अब उलटने के बाद स्थिति ये हो गई कि जो लॉ उस समय बन गया था 1951 से लेकर के 1967 तक, तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिए क्या प्रावधान किए जाएं। तो इसी केस में गोलकनाथ ने ये बोला कि इस केस के डिसीजन होने के बाद जो इसके पहले जो कोई भी लॉ बने हैं, यानी कि 1967 के पहले जो लॉ बने हैं वो ऑपरेशन में रहेंगे, यानी कि इन्फोर्सिएबल होंगे। बाकी आज के बाद से कोई भी कानून जो बनेगा वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू या फिर लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू वो नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गोलकनाथ से स्टेट ऑफ पंजाब में कि सुप्रीम पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में जो प्रोविजन बताए गए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस केस के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ये दोनों जजमेंट आपके थे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया था। और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोविजन में बताया गया है? ऑप्शन 1 प्रीएम्बल, ऑप्शन 2 द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन 3 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑप्शन 4 द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो प्रीएम्बल होगा वो हमारी संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी से कहा जाता है। और इन रे बेरुबाड़ी केस में ये बताया गया था कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। वहीं केशवानंद भारती केस में ये बताया गया था कि प्रीएम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा भी है बल्कि एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। जस्टिस सीकरी ने ये बोला कि जो हमारे संविधान का जो अमेंडमेंट करना होगा तो पार्लियामेंट को हमारे प्रीएम्बल को पढ़ के उसके बाद ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ स्टेट्स? ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट, ऑप्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 3 प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन 4 स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन उपसभापति होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। द फंडामेंटल राइट गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट वेव्ड बाय ए सिटीजन वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज। किस केस में डिसाइड किया गया था कि द फंडामेंटल राइट गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट वेव्ड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो नागरिक होंगे वो अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 1 बसवेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी एंड ऑप्शन 4 भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ऑप्शन 3 स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा एंड ऑप्शन 4 स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? बसवेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी केस में ये डिसाइड किया गया था कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे वो अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो भिकाजी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी में प्रोपाउंड किया गया था और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बलसारा केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को प्रोपाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of president shall be inquired into and decided by। क्वेश्चन ये है कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन से लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कहां पर डिसाइड किया जाएगा? कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर,
ऑप्शन 2 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन 3 सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन 4 इलेक्शन कमीशन। तो आपका आर्टिकल 71 क्लियरली कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिसाइड किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 71। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। तो भारत के संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है, सोशल राइट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी का जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(f) में और आर्टिकल 31 में दिया गया था। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इन दोनों ही आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है। अब आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट दिया गया था उसको लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर 4 जोड़ करके और आर्टिकल 300A में ये जोड़ा गया कि पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। The word utility and integrity of the nations were incorporated in the preamble of the Constitution of India by which amendment? यानी कि utility and integrity of the nation were incorporated in the preamble यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा integrity और utility वर्ड जोड़े गए हैं? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये वर्ड्स जोड़े गए थे, इंटीग्रिटी वर्ड्स जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को ओथ कौन प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 चीफ इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन 3 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन 4 देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर ओथ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो राष्ट्रपति को ओथ एंड अफर्मेशन दिलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। ए मनी बिल कैन ओरिजिनेट। जो मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा, वो कहां पर लेके आया जाएगा? ऑप्शन 1 ओनली इन लोकसभा, ऑप्शन 2 ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन 3 इन बोथ हाउसेज साइमल्टेनियसली एंड ऑप्शन 4 एट द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज। तो हमेशा जो मनी बिल कहां ओरिजिनेट किया जाएगा? तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में ओरिजिनेट किया जाता है। आर्टिकल 109 में ये प्रोवाइड किया गया है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल, यानी कि धन विधेयक के संबंध में स्पेशल जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 109 में दिया गया है। और वहीं आर्टिकल 10 में बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, यानी कि मनी बिल की परिभाषा क्या होगी वो आर्टिकल 10 बताता है। वहीं जो बजट का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वैसे बजट वर्ड कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 112 में बताया गया है। और स्पेशल आर्टिकल 117 में स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि वित्त विधेयक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए मनी बिल कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन लोकसभा, ना कि राज्यसभा या फिर बोथ हाउसेज। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। बाई ऑपरेशन ऑफ व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन The law declared by the Supreme Court shall be binding on law courts within the territory of India। इस केस को हम लोगों ने भी पहले भी डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाएंगे वो आर्टिकल 141 में इन्फोर्सेबल होंगे हर एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बाकी हर जगह ये इंप्लीमेंट होगा। आर्टिकल 141 ये पावर देता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु शैल प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन प्रिसाइड करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन 1 डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन 2 स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन 3 वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन 4 द प्रेसिडेंट। तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वहीं राष्ट्रपति जो होगा वो दोनों सदनों को बुलाता है, एक साथ उसको आहूत करता है, बुलाता है। तो प्रेसिडेंट बुलाएगा, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होगा, जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
Which one of the case it was held that smoking in public places is violation of fundamental right, यानी कि पब्लिक प्लेस पे जो स्मोकिंग होता है वो किस केस में बैन किया गया था। तो बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग को बैन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। Which article in the Constitution of India relate to the power of the President to grant pardons etc, to suspend, remit or commute sentences in certain cases? तो आर्टिकल 72 प्रोवाइड देता है कि पार्डनिंग जो पावर राष्ट्रपति की होगा वो आर्टिकल 72 में वेस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। Who decide a dispute regarding the elections of the President of India? तो आर्टिकल अभी हम लोगों ने इसके पहले ही देखा था कि आर्टिकल 72 में ये प्रोवाइड किया गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इलेक्शंस का डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। By which amendment of the Constitution of India provisions regarding fundamental duties were incorporated? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान ने फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑप्शन 1 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन 3 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, ऑप्शन 3 इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd 1976 सेक्शन 12। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 42वें संविधान संशोधन के सेक्शन 11 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस देश से प्रभावित होकर लिया गया है? तो यूएसएसआर यानी कि रसिया से प्रभावित होकर, यूएसएसआर से प्रभावित होकर फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट की इसमें पॉइंट है कि किस समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट हैज पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द राइट सिक्योर्ड बाई, यानी कि आर्टिकल 352 में जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड की जाएगी, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी, तो कौन से आर्टिकल को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देगा फंडामेंटल राइट्स में? ऑप्शन 1 19 एंड 20 एंड ऑप्शन 2 आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन 3 आर्टिकल 21 एंड 22 एंड ऑप्शन 4 19 20 एंड 21। तो हमारा आर्टिकल 359 क्लियरली कहता है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड की जाएगी तो हमारा फंडामेंटल जो राइट्स होंगे वो राष्ट्रपति नोटिस यानी कि एक ऑर्डर जारी करके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देगा। बट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वहीं आर्टिकल जो 19 होगा वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 358 में ये बताया गया है कि जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होगी, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होगी तो आर्टिकल 19 अपने मन से यानी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना होगा तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर जारी करेगा, उसके बाद ही फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड होंगे। उसके बावजूद भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये इसके एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 359 के। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। In Constitution of India, when the two houses of Parliament differ regarding a bill, deadlock is resolved by। अगर भारत के संविधान में पार्लियामेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि दोनों सदनों की बैठक नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन 1 ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज यानी कि दोनों सदनों को एक साथ बिठा दिया जाएगा। ऑप्शन 2 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन 4 स्पेशल कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जब दोनों सदन ऐसे कोई बिल अध्यादेश पारित करना होगा जहां पर जरूरी है दोनों सदनों का होना तो ज्वाइंट सिटिंग करा दी जाएगी, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 अमंग बिलो व्हिच केस इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन चारों
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेट नहीं करता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ये दोनों जो केस थे वो अमेंडमेंट यानी कि पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस को लेके आया गया था। गोलकनाथ केस को चैलेंज करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट आया था? तो 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज करने के लिए गोलकनाथ का केस आया था। बट मेनका गांधी का जो केस था वो आर्टिकल 21 पे बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट को सस्पेंड तो कर सकते हो प्रोसीजर बना करके, लेकिन जो प्रोसीजर बनाएंगे आप, पार्लियामेंट जो भी प्रोसीजर बनाएंगी वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। इसी आधार पे आप फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 21 का सस्पेंशन कर सकते हैं। तो जस्ट, फेयर और रीजनेबल का जो प्रिंसिपल था वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द क्वांटम ऑफ इट्स मीटिंग, यानी कि जो जीएसटी की मीटिंग होगी उसका जो क्वांटम कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हाफ ऑफ द क्वांटम होना चाहिए, आधे लोग होने चाहिए टोटल मेंबर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर इफ नॉट लेस देन स्पेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी कंसर्न्ड हैव एग्रीड टू सच मर्जर। ऑप्शन 1 1/4, ऑप्शन 2 1/3 एंड ऑप्शन 3 हाफ एंड ऑप्शन 4 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी कंसर्न्ड हैव एग्रीड टू सच मर्जर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए कि किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो शेड्यूल 10 आपका जो है 10वां अनुसूची है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। In the Constitution of India, the statement what cannot be done directly cannot be done indirectly, यानी कि ये डॉक्ट्रिन जो कहती है वो कहता है कि कोई भी काम आप जो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। इस डॉक्ट्रिन को क्या बोला जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। एंड ऑप्शन 4 डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर, ऑप्शन 3 डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड ऑप्शन 4 डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो कोई काम जो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता उसको इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता, इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। बाकी जो पिथ एंड सब्सटेंस की जो डॉक्ट्रिन होती है वो शेड्यूल 7 में अगर कोई लॉ बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जब वो क्वेश्चन में होगा तो सुप्रीम कोर्ट पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन अप्लाई करके उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है? यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, यानी कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, तो वो कानून उस हद तक यानी कि उस सीमा तक इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो वहां तक उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोला जाता है, उसको काट के अलग कर दिया जाएगा, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन ऑल्सो इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, 9वां जो आपका लैंड रिफॉर्म्स है, 10वां एंटी डिफेक्शन है, 11वां आपका पंचायतों से है और शेड्यूल 12 जो है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ऐड किया गया है। 9वां आपका ऐड किया गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऐड किया था, जिसको लैंड रिफॉर्म्स लॉ भी बोला जाता है। 10वां आपका एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी ने जोड़ा था इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं जो 11वां और 12वां है ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अब इस समय 12 अनुसूची हैं,
लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, विद इन व्हाट पीरियड द पार्लियामेंट हैव टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि पार्लियामेंट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो उसका जो पीरियड होगा पार्लियामेंट कब कितने दिन में अप्रूव करेगी। ऑप्शन 4 6 मंथ, ऑप्शन 2 2 मंथ्स, ऑप्शन 3 3 मंथ्स एंड ऑप्शन 4 4 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर है 2 मंथ, यानी 2 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना होगा। चलिए, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 360 ये बताता है कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है, जैसा कि अभी श्रीलंका में इंपोज की गई है, ठीक है। लेकिन भारत में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज नहीं किया गया, यानी कि अभी तक आर्टिकल 360 जो है आपका वो इनऑपरेटिव है। बाकी बहुत सारी आपको स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी 3 बार अप्लाई की जा सकी हैं, लेकिन स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार देश में नहीं लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जो भारत के संविधान का रिव्यू करने के लिए जो कमेटी स्टैब्लिश की गई थी उसका चेयरमैन कौन था। जस्टिस GS वर्मा थे, ऑप्शन 2 जस्टिस OP चिनैया रेड्डी थे, ऑप्शन 4 ऑनरेबल जस्टिस RS सरकारिया एंड ऑप्शन 4 ऑनरेबल जस्टिस MN वेंकटचलैया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है जस्टिस MN वेंकटचलैया। यानी कि जब अटल बिहारी सरकार में भारतीय संविधान का जो रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो MN वेंकटचलैया कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, इन व्हिच of the following cases Supreme Court observed that mercy petition filed under Article 72 and Article 161 of the Constitution should be disposed of within a period of 3 months from the date when it is received, as unwanted delay tend to shake the confidence of the system of justice। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 72 में और आर्टिकल 161 में यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो मर्सी पिटीशन फाइल की जाती है उसको कितने दिन के अंदर उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, यानी कि 3 मंथ, यानी कि जब से वो मर्सी पिटीशन फाइल की जानी चाहिए आर्टिकल 72 और 161 में वो 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए। और ये किस सुप्रीम कोर्ट केस में कहा गया था, तो शेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि जो मर्सी पिटीशन 72 और 161 में फाइल की जाती हैं वो 3 महीने के अंदर में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगी, तो जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो उसको सेक करेगी, उसको खत्म करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, अंडर आर्टिकल 3 the parliament may be law form a new state, the bill for the purpose shall be introduced in parliament except on recommendation of। यानी कि जो आर्टिकल 3 और 4 में किसी भी राज्यों का नया सृजन होता है, नए राज्यों के उसमें नामों परिवर्तन होता है, बाउंड्री परिवर्तन होता है, उसके लिए राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और एक और इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 3 और 4 में जो कोई भी उसके थ्रू अगर कोई नए स्टेट बनाए जाते हैं तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं, ऑर्डिनेंस प्रमोलगेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल सीज टू ऑपरेट आफ्टर 3 months, ऑप्शन 2 6 month एंड ऑप्शन 3 6 वीक एंड ऑप्शन 4 15 डेज। यानी कि जो ऑर्डिनेंस पारित किया जाएगा आर्टिकल 123 और ऑर्डिनेंस किसमें पारित किया जाएगा 213 में, यानी कि राज्य सरकारें 213 में ऑर्डिनेंस पारित करेंगी, वहीं पार्लियामेंट 123 में ऑर्डिनेंस पारित करेंगी। तो वो कब तक ऑपरेशन में रहेगा, तो जब से वो पारित होता है वो 6 महीने के अंदर वो ऑपरेशन में रहेगा, उसके बाद वो सीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं,
अंडर which आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो विधिवेत्ता होगा, यानी संविधान का जो बहुत बड़ा जानकार होगा, उसको सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा प्रोविजन बताया गया कि वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। ऑप्शन 1 आर्टिकल 124 क्लॉज 3, ऑप्शन 2 आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ऑप्शन 3 आर्टिकल 128 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 129। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 42 का 124 क्लॉज 3 में जो बताया गया था कि जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 124 क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। The maximum period of judge to hear the matter referred the Supreme Court under Article 143 is, यानी कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी वो कितने जज की होनी चाहिए, तो उसमें 5 जज की बेंच होनी चाहिए, यानी कि 5 से कम जज उसमें नहीं होने चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश की जाती है। ये आर्टिकल 145 में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 143 में जो कंसल्टेशन पावर है सुप्रीम कोर्ट की, अगर उसके लिए कोई कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दे रहा है तो उसके लिए 5 से कम जज नहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 145 बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 हम लोग देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वॉज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, यानी क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो किस केस में लेके आया गया था। ऑप्शन 1 पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड ऑप्शन 4 एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन जो थी वो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाले केस में इनकॉर्पोरेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं। The law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, but the Supreme Court is not bound by its own decisions was held by Supreme Court। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 में जो लॉ होगा वो हर एक जगहों पर अप्लाई किया जाएगा, लेकिन किस केस में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट पे ही लागू नहीं होगा। ऑप्शन 1 माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन 3 इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण एंड ऑप्शन 4 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होगा। माधवराव सिंधिया का जो केस था वो आपका बैंक नेशनलाइजेशन का केस था। इंदिरा नेहरू गांधी का केस जो था वो आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था आर्टिकल 326 से, और केशवानंद भारती का केस जो था आपका 29 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जब चैलेंज किया गया था उसकी सुनवाई के लिए केशवानंद भारती केस बैठी थी। 13 जज की बेंच बैठी थी जो कि अभी तक की हाईएस्ट बेंच है, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को प्रपोन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिड्यूस्ड द वोटिंग एज ऑफ 21 to 18, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो राइट टू वोट का जो उम्र था वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो वोट देने का अधिकार था वो 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। Which article provides for personal immunity to the president and governor for official acts, यानी कि किस आर्टिकल के द्वारा जो राष्ट्रपति और गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है। ऑप्शन 1 362, ऑप्शन 2 363 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 364 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 361। तो 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 361 में पर्सनल इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इट। ऑप्शन 1 आर्टिकल 216, 323,
355 एंड ऑप्शन 4 365। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 355 में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को कंफर्म करेगा, वो इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन से उसको बचाएगा। इट इज ड्यूटी ऑफ यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि राज्यों को प्रोटेक्ट करेगा। ये आर्टिकल 355 में बताया गया है। अगर वहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाएगी राज्यों में, तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्यों में राज्यपाल शासन लागू कर देगा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं, द केस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन, यानी कि स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का जो केस था उसमें कौन सी डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया गया था? ऑप्शन 1 डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन 2 डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ऑप्शन 3 डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड ऑप्शन 4 डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन जो है उसकी डॉक्ट्रिन को स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह के केस में प्रोपाउंड किया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है कि ऐसे काम जो डायरेक्टली नहीं किए जा सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय दी, यानी कि आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंट होगा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ऑप्शन 2 गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन 3 चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा वो आर्टिकल 233 में 233 में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जाम्स में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिले और आपका अधिक से अधिक क्वेश्चंस सही हो और जल्दी से जल्दी आप अपना पीटी और बाकी जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोज होंगे आईपीएससी, सीआरपीसी और एविडेंस के हम 50-50 क्वेश्चंस जल्दी लेके आएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए, जम के एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और मेरा खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। धन्यवाद।